नमस्कार। आज के इस वीडियो में जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण के बारे में आवश्यक जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जनसंख्या विस्फोट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है क्या। तो देखिए, जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना, अर्थात अचानक जनसंख्या का बहुत तेजी से बढ़ जाना। ये प्रक्रिया कहलाती है जनसंख्या का विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट को भी बहुत बारीकी से हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले हम जरा जनसंख्या के कुछ डाटों को हम अध्ययन करते हैं, तब हमें इजीली समझ में आएगा कि जनसंख्या विस्फोट है क्या। देखिए, 1900 में अगर हम देखें, सन 1900 में अगर हम विश्व की जनसंख्या को देखें, वर्ल्ड की पॉपुलेशन को देखें, तो ये लगभग 2 अरब थी और 2000 में आते आते ये इतनी तेजी से वृद्धि करी जनसंख्या ने कि ये बढ़कर कितनी हो गई, 6 अरब। 1900 में 2 अरब थी और 2000 में आते आते ये संख्या कितनी बढ़ गई, 6 अरब हो गई। वहीं अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में भी सन 1900 में 35 करोड़ जनसंख्या थी, जो 2000 में आते आते 1 अरब हो गई। और अभी 2018 की अगर मैं बात करूं, तो 2018 में जो जनसंख्या रिकॉर्ड की गई है वो 135.26 करोड़ जनसंख्या रिकॉर्ड की गई है। अब आप देख सकते हैं, 1900 में 35 करोड़ और 2018 में 135.26 करोड़ जनसंख्या हो गई। और यही जनसंख्या का आंकड़ा हमें बताता है कि हमारे देश में ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या तीव्र गति से क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर हम सन 1921 से पहले की बात करें, तो 1921 से पहले जो भारत की जनसंख्या थी वो देखिए स्थिर थी। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि जनसंख्या स्थिर थी तो उस समय बच्चे पैदा ही नहीं होते थे। आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जो बच्चे थे, एक ही परिवार में एक माता पिता से 10-10 बच्चे थे, तो भी जनसंख्या स्थिर थी, जनसंख्या बढ़ नहीं रही थी। ऐसा कारण क्या था? तो देखिए, इसके पीछे एक रीज़न होता है। अगर हमें जनसंख्या वृद्धि का पता लगाना है तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आपका होता है क्या, बर्थ रेट, बर्थ रेट मतलब जन्म दर, और एक होती है आपकी क्या, डेथ रेट, डेथ रेट मतलब मृत्यु दर। ये दो के बीच में जो अंतर है वो डिसाइड करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी किस लेवल पे हो रही है। पहले ज़माने में अगर हम सन 1921 से पहले की बात करें, 1921 से पहले की बात करें, तो हम ये पाएंगे कि जन्म दर तो बहुत थी, जन्म दर तो बहुत थी, लेकिन उसके साथ साथ मृत्यु दर भी बहुत थी। आप जानते हैं कि पहले ज़माने में अगर 10 बच्चे पैदा हुए तो 10 में से 6 या 7 बच्चे जन्म लेने के बाद ही मर जाते थे, किसी ना किसी महामारी का शिकार हो जाते थे। कई जान पहचान के मेरे ऐसे हैं जिनके 10 बच्चे थे, जिनमें से केवल 2 ही बच्चे जिंदा रहे, 8 बच्चे मर गए। तो यहाँ पहले ज़माने में बर्थ रेट थी, लेकिन उसी के हिसाब से डेथ रेट भी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। डेथ रेट ज़्यादा होने के कारण से जन्म दर और मृत्यु दर क्या थी, एक दूसरे के समतुल्य थी, जिसके कारण से जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो स्थिर थी। जितने पैदा होते थे उतने ही मर जाते थे, तो जनसंख्या नियंत्रण रहती थी। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, 1921 के बाद अनेक मेडिसिन्स का इस्तेमाल होने लगा, अनेक दवाइयों की खोज हो गई, अनेक बीमारियों पे हमने काबू पा लिया, बच्चों के स्वास्थ्य की ओर हम ध्यान देने लग गए। उसके कारण से ये जो डेथ रेट है ये क्या हो गई, कंट्रोल्ड हो गई। आप जानते हैं कि पहले लोगों की औसत आयु 55-60 में लोग मर जाते थे। किसी को शुगर होता था, किसी को छोटी सी बीमारी भी होती थी, हाई ब्लड प्रेशर भी होता था, तो उसके बारे में जानकारी के अभाव में वो व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से ही मर जाता था, मधुमेह या शुगर से ही मर जाता था। लेकिन अब क्या है, हमें इन सारी बीमारियों के बारे में जानकारी है, दवाइयों के बारे में जानकारी है, जिस कारण से हमने डेथ रेट को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। लेकिन बर्थ रेट अभी कंट्रोल नहीं है, बर्थ रेट अभी हमारी बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुई है। इस कारण से डेथ रेट कम हो गया, बर्थ रेट नॉर्मल रहा, और इस कारण से पॉपुलेशन क्या होने लगी, लगातार बढ़ने लग गई। तो यही पॉपुलेशन की तीव्र वृद्धि कहलाती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट। यहाँ डायग्राम में मैंने ये दिखाने का आपको प्रयास किया है। आप अगर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सन 1921 यहाँ दिखाया गया है। 1921 तक स्थिति क्या थी, देखिए सामान्य थी, कोई पॉपुलेशन में ग्रोथ नहीं हो रही है, एक औसत या एक साम्यावस्था चल रही है। लेकिन
ये बी पॉइंट तक 1961 में आने तक क्या होने लग गया, ये तीव्र गति से क्या होने लगी, बढ़ने लगी, क्योंकि इस अवधि में धीरे धीरे हमने क्या किया, डेथ रेट को कंट्रोल किया, लेकिन बर्थ रेट हम कंट्रोल नहीं कर पाए। और यहां से 1961 से ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन शुरू हो गया और अब 2001 तक का ये डायग्राम दिखाया गया है। आप देखिए कितना तीव्र पीक मारी है, कितनी तेजी से यहाँ जनसंख्या बढ़ी है, क्योंकि बर्थ रेट बढ़ रही है और डेथ रेट क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यही अचानक जो वृद्धि हुई है जनसंख्या में, इसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अब जनसंख्या विस्फोट के कारण समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं, देखिए ये बहुत सिंपल चीजें हैं और अधिकतर लोग इस चीज को जानते हैं। जनसंख्या अगर ज्यादा होगी, आप जानते हैं कि एक देश की सरकार द्वारा अपने देशवासियों के लिए अनेक सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो खाद्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे रोजगार की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे रहन सहन की हो, चाहे यातायात की हो। लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि लगातार होती रहेगी तो जनसंख्या बढ़ने के कारण से जब लोगों की आबादी बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, तो वो सुविधाएं, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं उन सब लोगों के लिए क्या पड़ेंगी, कम पड़ेंगी। और जनसंख्या विस्फोट अगर होता रहेगा तो हम कितना भी भोजन, कितना भी खाद्यान्न डेवलप कर लें, अपने देश की लोगों की खाद्य समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। आप कितने ही स्कूल खोल लें, आप बढ़ती जनसंख्या के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। आप कितनी फैक्ट्री लगा लें, आप सभी लोगों को अच्छा रोजगार नहीं दे पाएंगे। आप कितने ही हॉस्पिटल खोल लें, जनसंख्या अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो सबको आप उचित अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पाएंगे। आप सबको रहने के लिए हवादार और अच्छा मकान नहीं दे पाएंगे। आप सबको यातायात के लिए वाहन, परिवहन सुविधा नहीं दे पाएंगे। और सभी लोगों का जो रहन सहन है उसको एबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर नहीं ला पाएंगे। तो जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो ये सारी की सारी समस्याएं हमारे सामने आएंगी। इसलिए ये आवश्यक है कि हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करें। अब हम बात करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया है, लेकिन अब हम पॉइंट वाइज हम इस चीज का अध्ययन करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। और इसमें सबसे पहला पॉइंट वही है आपका मृत्यु दर में कमी, मतलब डेथ रेट में कमी, और बर्थ रेट में क्या है, वृद्धि है। देखिए किसी भी समाज में अगर हमें जनसंख्या का निर्धारण करना है, हमें ये देखना है कि उस इलाके की जनसंख्या क्या है, उस समाज की जनसंख्या क्या है, तो हम दो चीजों से पता लगाते हैं कि वहां की बर्थ रेट कितनी है और वहां की डेथ रेट कितनी है। अर्थात पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, वृद्धि दर है जनसंख्या की, वो निकालने का उपाय क्या है कि हम वहां निश्चित समय में जन्म लिए हुए लोगों की संख्या और वहां निश्चित समय में मरे हुए लोगों की संख्या को क्या कर दें, घटा दें, तो वहां की वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ का हमें वहां पता चल जाएगा। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, वैज्ञानिक साधनों और नवीन औषधियों की खोज के कारण से वर्ष 1920 के बाद लगातार मृत्यु दर में कमी आई है और जन्म दर में वृद्धि देखी जा रही है, जिस कारण से पूरे विश्व की जनसंख्या में इजाफा हुआ है। मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी थी कि 1921 के बाद लगभग हमारी जो मृत्यु दर है उस पर हमने काफी कंट्रोल किया। 1921 तक जन्म दर और मृत्यु दर बराबर थी। अगर आप इस डायग्राम में भी देखें तो ये मैंने आपको जो कांस्टेंट दिखाया है, ये 1921 से पहले की अवस्था दिखाई है, जहां बर्थ रेट और डेथ रेट क्या थी, लगभग समान थी। इन तीरों का कोई और मतलब नहीं है, ये सिर्फ दिखाने का प्रयास किया गया है कि दोनों क्या हैं, बराबर हैं, जिसके कारण से जो ग्रोथ रेट थी वो क्या थी, आपकी साम्यावस्था में थी, कांस्टेंट थी। ये 1921 से पहले तक की स्थिति थी। लेकिन बाद में हमने क्या किया, हमारी मेडिकल सुविधाएं डेवलप होने के कारण से हमने मृत्यु दर में क्या कर दी, कमी करी, कंट्रोल कर लिया डेथ रेट को। हमने टीके लगाना शुरू कर दिया बच्चों को, जो बच्चे पैदा होते थे उनको मेडिसिन देना शुरू कर दिया, जो बच्चे महामारी से मर जाते थे उनको बचाना शुरू कर दिया, जो हमारे बुजुर्ग लोग मर जाते थे छोटी छोटी बीमारियों से, उनकी मौत को कंट्रोल कर लिया। इसके कारण से 1921 के बाद क्या हुआ, डेथ रेट क्या हो गई, हमारी कम हो गई। लेकिन बर्थ रेट पहले से तो कम हुई, लेकिन बहुत कम नहीं हुई, क्योंकि बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए हमने उतना प्रयास नहीं किया। और यही कारण बना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, विश्व की जनसंख्या में इजाफा होने का। बर्थ रेट नियंत्रण करने के उपाय बहुत अधिक नहीं किए गए या लोगों ने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन डेथ रेट को हमने कंट्रोल कर लिया, जिस कारण से ग्रोथ रेट हमारा बढ़ गया और वही जनसंख्या विस्फोट के रूप में हमारे सामने आया। बीमारी
का इलाज होने लग गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति की जो औसत आयु है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जो औसत आयु है वो भी क्या होने लगी, बढ़ गई। पहले ये औसत आयु 55-60 होती थी और आज की डेट में आप देखिए लोग 90-90 साल तक भी जिंदा हैं। तो औसत आयु अगर मैं देखूं तो लगभग 65-70 औसत आयु हो गई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि डेथ रेट क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब अगर हमें किसी डेवलप देश की बात करें, किसी विकसित देश की बात करें, तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण कब संभव है। जनसंख्या नियंत्रण कब संभव है, जब ग्रोथ रेट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। और ग्रोथ रेट कांस्टेंट कब होगा, जब बर्थ रेट और डेथ रेट क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर हो जाए। अर्थात जितने लोग जन्म लें उतने ही लोग मरे। किसी भी डेवलप कंट्री के लिए ये फॉर्मूला पाना बहुत आवश्यक है। जब हमारी जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर हो जाएगी तो ग्रोथ रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और जब ये ग्रोथ रेट स्थिर हो जाएगा तो हमारी सरकार द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपने नागरिकों को, वो हर व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। तो यहाँ पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा। अभी इस बारे में हम और डिस्कस करते हैं। अब देखिए कुछ आंकड़े अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि निसंदेह काम जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत बर्थ कंट्रोल पे कम हुआ है, लेकिन फिर भी हम अभी इस ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप सन 1991 में देखें तो जो जनसंख्या वृद्धि की जो दर थी, जो ग्रोथ रेट थी, वो आपकी 2% थी, जो 2000 में 1.1% हो गई। और ये इस बात का सबूत है कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु जनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो जनसंख्या वृद्धि की दर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इस पे काम किया जाना जरूरी है। अगर हम 2001 की जनगणना का डाटा देखें तो हम ये देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि की जो दर थी वो अब मात्र कितनी रह गई है, 1.7% रह गई है। अर्थात प्रति 1000 में 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ष। और अगर इस हिसाब से हम चलें, इस वृद्धि दर को हम लागू करके चलें तो 33 वर्षों में हमारी जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अगर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ 1.7% रहती है तो इस हिसाब से 33 वर्षों में हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। तो निस्संदेह अभी हमें बर्थ कंट्रोल पर काम करना आवश्यक है। अभी हमें और प्रयास इस पे करने होंगे। वर्तमान की स्थिति अगर आप देखें तो वर्तमान में जो हमारी जनसंख्या वृद्धि की दर है वो लगभग 0.99 है। तो इसको हमें और नीचे ले जाना है, इस प्रतिशतता को, इसे हम 0 तक ले जाना है ताकि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ की जो रेट है वो क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। अब देखिए जनसंख्या विस्फोट के जो और कारण हैं वो क्या क्या हैं। पहला कारण तो आप समझ गए होंगे कि हमारी जो डेथ रेट है वो क्या है, कम हो गई है, और बर्थ रेट क्या है, बढ़ रही है, और हमें उस बर्थ रेट को क्या करना है, और कंट्रोल करना है। दूसरा कारण क्या है, कम आयु में विवाह। हमारे देश में आज भी जो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी संख्या कम है। रूढ़िवादी पुरानी विचारधाराओं को लेकर काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। आज भी लोग ये मानते हैं कि कम आयु में विवाह हो जाना सही है, और कम आयु में विवाह होने का परिणाम क्या निकलता है कि दंपत्ति जो है बहुत कम उम्र से ही संतान उत्पत्ति आरंभ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश का बर्थ रेट क्या होता है, बढ़ता है। इसके अलावा दूसरा कारण, तीसरा कारण क्या है, कम आयु में यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेना, कम आयु में मैच्योर हो जाना, युवा हो जाना। देखिए भारत एक गर्म जलवायु वाला देश है। यहाँ की जो क्लाइमेट है वो काफ़ी गर्म है, और गर्म क्लाइमेट के कारण से यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी यंग स्टेज को पा जाते हैं। उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, और बर्थ रेट के बढ़ने के पीछे एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। चौथा कारण जो है वो है निम्न सामाजिक स्तर। जो सोशल स्टेटस है वो बहुत कम है, निम्न है, लो है। ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो अधिकतर आप जानते हैं गरीब हैं, बहुत पुअर फैमिलीज हैं, और उनका एक मत होता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा हाथ होंगे, और जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतने ही अधिक धन परिवार में आएगा। तो ये जो सोच है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमाई होगी, इस सोच के कारण भी जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं वो आज भी अधिक संतानें पैदा हो रही हैं, जो बर्थ रेट को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। इसके अलावा निरक्षरता, अनएजुकेशन। देखिए जब तक समाज में लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो एक लिमिटिंग जो फैमिली है, एक छोटे परिवार है, उसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे। तो निरक्षरता, अनएजुकेटेड होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है बर्थ कंट्रोल के
नियंत्रित ना हो पाने के कारण। बर्थ कंट्रोल तभी हो पाएगा जब लोग एजुकेटेड होंगे, तभी वो एक छोटे परिवार के महत्व को समझ पाएंगे। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है सामाजिक रीति रिवाज, धर्मांधता। आप जानते हैं कि कई लोग बर्थ कंट्रोल के लिए जो आवश्यक तरीके हैं उनको कई लोग इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनका धर्म उनको इसकी इजाज़त नहीं देता। हिंदू धर्म की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आज भी पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए पुत्र का होना आवश्यक है। ये माना जाता है कि पुत्र ही माता पिता के अंतिम संस्कार में प्रतिभाग करेगा, वो ही उनको अग्नि देगा ताकि वो स्वर्ग की प्राप्ति करें। तो इस प्रकार की अनेक धार्मिक भावनाएं हमारे देश में हैं। कई लोग नसबंदी को या कंडोम के उपयोग को, यूज़ को उनका धार्मिक भावना इजाज़त नहीं देता, उनका धर्म उनको इजाज़त नहीं देता। तो इस प्रकार की अनेक सामाजिक रीति रिवाज और धर्मांधताएं हमारे विश्व में हैं, हमारे देश में हैं, जिसकी वजह से बर्थ कंट्रोल नहीं हो पा रहा और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। वर्तमान में भारत में मृत्यु दर में कमी आई है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था, कि बर्थ रेट को कंट्रोल किया जाना आवश्यक है। जन्म दर को नियंत्रित कर हम परिवारों को सीमित कर सकते हैं, उनके आकार को छोटा कर सकते हैं। और जब ये परिवार सीमित और छोटे हो जाएंगे तो परिवार के सभी सदस्यों का पूरा शारीरिक विकास होगा, उनको सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, उचित शिक्षा मिलेगी, रहन सहन उनका अच्छा होगा, उनको पर्याप्त भोजन मिलेगा। आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए एक निश्चित स्थान चाहिए, निश्चित हवा चाहिए, निश्चित भोजन चाहिए, निश्चित सुविधाएं चाहिए। और ये तभी संभव है जब जन्म दर क्या हो, कंट्रोल हो, नियंत्रित हो, परिवार छोटे हों। तभी हर व्यक्ति को उसके हिस्से की भोजन मिल पाएगी, उसके अपने हिस्से का शिक्षा मिल पाएगी, उसका रहन सहन अच्छा हो पाएगा। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि जन्म दर को नियंत्रित हम करें कैसे। देखिए, ये तो हम सब समझ चुके हैं अभी कि जन्म दर क्यों बढ़ रही है, जन्म दर को नियंत्रित करना आवश्यक है। अब हम ये बात डिस्कस करेंगे कि जन्म दर को नियंत्रित हम करें तो करें कैसे। देखिए, इसको नियंत्रित करने के दो उपाय हैं। एक तो प्राकृतिक उपाय, प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड्स, और दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको नेचुरल मेथड्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल मेथड्स को भी बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आज फिलहाल इस वीडियो में हम बर्थ कंट्रोल करने के नेचुरल मेथड्स के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम बात करते हैं नेचुरल मेथड्स फॉर बर्थ कंट्रोल, प्राकृतिक विधियों द्वारा जन्म नियंत्रण के उपाय। देखिए, ये जो प्राकृतिक विधियां हैं जन्म नियंत्रण की, ये एक सिद्धांत पर आधारित हैं कि किसी भी तरीके से पुरुष के शुक्राणु और मादा के अंड आपस में मिल ना पाए। जो नेचुरल विधियां हैं आपकी बर्थ कंट्रोल की, वो इस सिद्धांत पे आधारित हैं कि किसी भी दशा में पुरुष का शुक्राणु और मादा का जो अंड है वो आपस में ना मिल पाए, उनका संगम ना हो पाए। और इसी के अंतर्गत जो पहली विधि है वो है आवधिक संयम या पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसका मतलब क्या है? देखिए, समझने का प्रयास हमको करना है। किसी भी फीमेल में, किसी भी जो मादा में जो आवर्त चक्र होता है, जो पेरियोडिक पीरियड होता है, वो 28 दिन का होता है। सामान्यतः 28 दिन का पीरियड होता है। और इस 28 दिन के पीरियड में जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, इस 28 दिन के पीरियड में जो फीमेल में 14वां दिन होता है पीरियड का, उसमें अंडा मुक्त होता है। ये जो 14वां दिन होता है, इसमें अंडोत्सर्ग होता है, अंडा मुक्त होता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम इस 28 दिन के पीरियोडिक पीरियड में 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक फीमेल के पीरियोडिक पीरियड में, आवर्त चक्र में 10वें दिन से 14वें दिन तक अगर नर और मादा, मेल और फीमेल आपस में रिलेशन ना बनाएं तो संतानोत्पत्ति को रोका जा सकता है। दोबारा से समझ लीजिए, माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच में अगर इस अवधि में मेल और फीमेल आपस में रिलेशन ना बनाएं तो प्राकृतिक रूप से हम संतानोत्पत्ति को रोक सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं 14वें दिन क्या निकलता है फीमेल से? अंडा।
तो 10वें से 17वें दिन के बीच में अगर मेल और फीमेल के बीच में रिलेशन नहीं होगा तो ये काफ़ी संभावना होगी कि पुरुष का शुक्राणु फीमेल के अंडे से संगम ना कर पाए, और जब ये संगम नहीं हो पाएगा तो स्वाभाविक रूप से निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो गर्भधारण भी नहीं होगा। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है कि आत्मिक संयम रखे आदमी और इस अवधि में 10वें से 17वें दिन तक रिलेशन ना बनाए तो संतान उत्पत्ति की जो क्रिया है, बर्थ कंट्रोल का जो प्रोसेस है, उसको हम प्राकृतिक रूप से पा सकते हैं। लेकिन देखिए ये भी मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि जरूरी नहीं है कि हर फीमेल का आवर्त चक्र या माहवार चक्र जो है 28 दिन का हो। कई बार शरीर में कमजोरी आ जाने के कारण से, तनाव हो जाने के कारण से, या अनेक कारणों से, दवाइयाँ ज़्यादा खा लेने के कारण से, अनेक कारणों से ये जो पीरियड है ये 28 दिन से कम का भी हो सकता है और ज़्यादा दिन का भी हो सकता है। कई बार ये पीरियड 28 की जगह 24 दिन का, 20 दिन का रह जाता है, और कई बार यह पीरियड जो है 28 दिन से बढ़ करके 32, 36, 34 दिन का हो जाता है। तो ऐसी दशा में स्वाभाविक रूप से जो ओव्यूलेशन टाइम है, अंडोत्सर्ग का समय है 14वां दिन, वो भी क्या हो जाएगा, आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो मेथड है, प्राकृतिक मेथड, ये 100% सफल होगा ऐसा नहीं है, इसके फेल होने के चांसेस अधिक रहते हैं। और मैं ये कहूँ कि जितने भी प्राकृतिक मेथड आप पढ़ेंगे ये सब 100% सफल नहीं हैं, इनके फेल होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक सामान्य कहा जाता है कि हम इस अवधि में रिलेशन ना बनाएं तो हम संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया को रोक सकते हैं, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा जो मेथड है वो है बाह्य स्खलन, आंतरिक मैथुन, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। इस विधि के अंतर्गत पुरुष संभोग के दौरान वीर्य स्खलन स्त्री की योनि के भीतर न कर अपने लिंग को बाहर निकालकर स्त्री के शरीर से बाहर कर देता है। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब मेल और फीमेल के बीच में मैथुन क्रिया हो रही होती है और मेल अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है, मतलब स्खलन से ठीक पहले की जब स्थिति आती है, तो मेल को क्या करना है कि मेल को अपना लिंग जो है फीमेल की योनि से बाहर निकाल लेना है, ताकि जो स्खलन की प्रक्रिया है, जो वीर्य स्खलन की प्रक्रिया है, वो फीमेल की योनि के अंदर ना होकर के उसके शरीर से बाहर हो। और स्वाभाविक रूप से जब वीर्य स्खलन शरीर से बाहर होगा तो फीमेल के शरीर के अंदर मेल का जो वीर्य है वो प्रवेश नहीं करेगा, शुक्राणु प्रवेश नहीं करेंगे, तो निषेचन नहीं होगा। लेकिन मैथुन क्रिया के दौरान मेल जब मैथुन क्रिया करता है तो जब वो अपने चरमोत्कर्ष पे होता है तो उस समय जो शरीर की हार्मोनल कंडीशंस होती हैं उस दौरान ये 100% श्योरिटी नहीं होती कि वो उस अवधि में तत्काल अपने लिंग को शरीर से बाहर निकाल ले। कई बार ऐसा भी होता है कि वीर्य थोड़ा बहुत निकल जाता है और कम वीर्य ही फीमेल को गर्भ धारण करने के लिए काफ़ी होता है। तो ये भी 100% श्योर तकनीक नहीं है, ये बहुत रिस्की तकनीक है बाह्य स्खलन की, क्योंकि इसमें भी संभावना ये रहती है कि स्त्री के अंड और पुरुष के शुक्राणु का संगम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है, बहुत सेकंड का अंतर होता है, ये इस अवधि में पुरुष अपना लिंग बाहर निकाल ले, तो ये भी एक सेफ प्रक्रिया नहीं है। नेचुरल मेथड में जो तीसरा तकनीक आती है वो आती है स्तनपान अनावर्त, अर्थात लैक्टेशन पीरियड। देखिए ऐसा माना जाता है कि प्रसव के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो स्त्री द्वारा शिशु को प्रचुर मात्रा में स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आवर्त चक्र मादा में आरंभ नहीं होता। मतलब जब तक माँ, लगभग 6 महीने तक जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उस फीमेल का जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो रुक जाता है और उसमें ओव्यूलेशन की जो घटना है वो रुक जाती है। और इस अवधि में क्योंकि जब अंडोत्सर्ग ही नहीं हो रहा, आवर्त चक्र ही नहीं चल रहा, तो इस अवधि में अगर पुरुष और स्त्री आपस में सहवास करते हैं तो निषेचन नहीं होगा। लेकिन देखिए ऐसा भी नहीं है, कई बार आवर्त चक्र रुका होता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड फीमेल का रुका होता है, लेकिन उसके बाद भी निषेचन की संभावना बन जाती है। तो ये भी कहना 100% सही नहीं है कि अगर लैक्टेशन पीरियड के दौरान फीमेल और मेल आपस में संबंध बनाएं तो निषेचन नहीं होगा। तो ये भी एक सुरक्षित उपाय नहीं है स्तनपान अनावर्त का, लेकिन ये माना जाता है कि इस अवधि में जब
मेंस्ट्रुएशन पीरियड ना हो और अंडोत्सर्ग ना हो तो पुरुष और स्त्री के बीच में सहवास होने पर निषेचन की संभावनाएं क्या रहती हैं, बहुत कम रहती हैं, क्योंकि जब तक फीमेल दूध पिलाती है बच्चे को, ये अवधि लगभग 6 महीने की होती है बच्चे के जन्म से लेकर के, तो ये अवस्था ऐसी है जिसमें निषेचन की संभावनाएं कम होती हैं। लेकिन मैं दोबारा से कह रहा हूं आपसे कि जो नेचुरल मेथड्स हैं ये 100% सेव नहीं हैं, इनमें कहीं पे भी ये संभावना हो सकती है कि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, किस प्रकार से हम बर्थ को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल मेथड्स अपना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिफिशियल जो मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।